हे गाइस, दिस इज पी टैकर एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइटी एवेंजर्स। और आज की सीरीज में हम बेसिकली देखने वाले हैं जो कि हमने लास्ट सीरीज के अंदर स्टोरी देखी थी कि स्क्रल सिचुएशन के बारे में निक फ्यूरी क्या कर रहे हैं और वो इतने टाइम से कहाँ मौजूद थे। अब बेसिकली हम स्टोरी के आगे से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि निक फ्यूरी को जब स्क्रल्स के बारे में पता चल चुका है तो वो किस तरह से इसके अंदर काम कर रहे हैं और उनकी क्या प्लानिंग है स्क्रल इन्वेजन से निपटने के लिए। सो गाइस, अब मैं आप लोग को ज़्यादा बता के इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ इंट्रो के अंदर। और तो मैं आप समझता हूँ कि आप लोग को यहाँ से पता चल गया होगा कि हम अपनी चैनल के ऊपर क्या कर रहे हैं। सो गाइस, चलिए जल्दी से इस ऑसम कॉमिक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हम 6 महीने पहले शिफ्ट होते हैं पोर्टलैंड के अंदर, जहाँ पे एक लड़की बेंच के ऊपर बैठी हुई होती है। उसके बराबर में एक आदमी आगे बैठता है और वो बोलता है कि हे। तो वो लड़की बोलती है कि तुम जानते हो, तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। तो वो पूछते हैं अच्छा किसकी। तो वो बोलती है कि एक आदमी था जिसका नाम निक फ्यूरी था, शायद तुमने उसके बारे में सुना हो। वो शील्ड चलाया करता था जो कि टॉप कॉप ऑफ द वर्ल्ड है। तो वो आदमी पूछता है कि तुम निक फ्यूरी के बारे में कैसे जानती हो। तो वो बोलती है कि उस आदमी ने मुझे ढूंढा था, उसने मुझे एक नॉर्मल लाइफ दी थी और वो आदमी मुझे एक दिन मिला और कहा कि हे डेजी जॉनसन, गैस व्हाट, तुम्हारे फादर जिनसे शायद तुम कभी नहीं मिली हो, वो एक खतरनाक सुपर विलन था और वो तुम्हारी मम्मी के साथ उसने एक बेबी बनाया। और क्योंकि तुम्हारे फादर के जो जेनेटिक्स थे वो अलग किस्म के थे और इसीलिए तुम्हारे जेनेटिक्स भी अलग किस्म के बन गए और इसीलिए तुम्हारे पास अर्थक्वेक की पावर्स आ गई हैं। देखो, तुम कोई म्यूटेंट नहीं हो या फिर हो भी सकती हो, लेकिन ये बताओ क्या तुम शील्ड के एजेंट बनना पसंद करोगी। और फिर मैंने उसका जवाब दिया कि कौन बनना नहीं चाहता है शील्ड का एजेंट, ये बताओ कि शुरू कब से करना है। और फिर उसने मुझसे कहा अच्छा तो ये बताओ क्या तुम मेरे लिए एक सीक्रेट मिशन पे जाओगी। तो मैंने कहा कि श्योर क्यों नहीं, लेकिन ये मिशन किस किस्म का है। तो उसने मुझसे कहा कि वेल, हम एक ऐसी मिशन पे जा रहे हैं जिसमें हम एक कंट्री के ऊपर वॉर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन इस बारे में कभी किसी को भी नहीं बताएंगे। और फिर उसने मुझसे ये भी कहा कि मैं इसके लिए सारे उन सुपर हीरोज़ को जमा करूंगा जिनके ऊपर मैंने कभी ना कभी कोई एहसान किया है और उनको ट्रिक करूंगा कि वो हमारे साथ इस कंट्री को इन्वेड करें और वो सब बाद में ये भूल जाएं। और इसी तरह हम लोग इस मिशन पे काम करने वाले हैं। तो वो दूसरा आदमी बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो वो कंट्री ज़रूर एक बुरी जगह होगी, इसीलिए उसने तुमसे ऐसा काम करवाया होगा। तो बोलती कि हाँ, इस बारे में तो कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि निक फ्यूरी और उसकी सीक्रेट वॉर, ये सारी चीज़ें वो उसके अंदर फंस गया था। उसको कीमत इतनी बड़ी चुकानी पड़ी कि उस बेचारे की जॉब चले गई। और मैं जो हूँ सिर्फ अभी 18 साल की हूँ और शील्ड के लोगों से रिटायर होकर भाग रही हूँ। अब मैं एजेंट रही हूँ, किसी भी चीज़ की नहीं। तो वो आदमी पूछता है तो अच्छा, इसी वजह से तुम निक फ्यूरी के ऊपर गुस्सा और जब से अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रही थी। तो वो बोलती है कि ये तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगली बात मुझसे क्या कहने वाला है, क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि बराबर में जो आदमी बैठा होता है वो निक फ्यूरी ही होता है और वो अपने रूप बदल के बैठे हुए होते हैं एक ब्लैक पर्सन के। और ये जो है बहुत ज़्यादा मिलता है सैमुअल एल जैक्सन वाले निक फ्यूरी से। तो वो बोलता है कि क्या हुआ मैं अगर वो तुम्हें ये बात भी याद दिला दे कि तुम्हें उसने उन फाइल्स के अंदर से ढूंढा था, जो कि उसने एक ऐसी फाइल बनाई थी उन बच्चों की जिसके ऊपर वो काफ़ी टाइम से नज़र रख के बैठा है, जिसको कैटरपिलर फाइल्स कहा जाता है। और वो फाइल्स उसने आज तक सिर्फ हमारे अपने ही पास रखी थी, उसने किसी के साथ शेयर नहीं करी थी। उस बारे में कोई नहीं जानता है, ना ही शील्ड, ना ही प्रेसिडेंट, ना ही CIA, सिर्फ उसको इस बारे में मालूम था। और अब वो चाहता है कि तुम उसके लिए उन फाइल्स के और भी बचे कुछ जो बच्चे थे उनको गैदर करो, क्योंकि हमें उनकी मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो तुम क्या कहोगे इस मिशन के बारे में। तो बेसिकली लास्ट एपिसोड में आपको याद होगा कि निक फ्यूरी मारिया हिल के कमरे में घुस गए थे और शील्ड की कुछ फाइल्स निकाल रहे थे लैपटॉप में से। तो बेसिकली ये वो फाइल्स हैं जो कि निक फ्यूरी की अपनी पर्सनल फाइल है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। निक फ्यूरी ने बेसिकली कुछ ऐसे बच्चों के ऊपर नज़र रखी हुई है जिनके पास सुपर पावर्स हैं और अब वो उनकी टीम बनाना चाहते हैं ताकि सीक्रेट इन्वेजन के मौके पर वो उनसे निमट सकें, क्योंकि बेसिकली स्क्रल्स को उनके बारे में पता होगा ही नहीं किस तरह के कोई सुपर हीरोज़ मौजूद हैं। तो निक फ्यूरी उन पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे निक फ्यूरी ने एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना दिमाग लगाया है और अब आगे देखते जाइए कि होता है क्या। तुम क्या चाहते हो, अपने कैटरपिलर्स को बटरफ्लाई के अंदर बदल दो।
तो वो बोलता है कि बिल्कुल। तो वो पूछती है मसला तो कोई नहीं है इसमें, लेकिन सवाल एक ही है कि अभी क्यों। तो वो बताता है क्योंकि कुछ जो है बहुत बुरा होने वाला है और हम उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो वो वहीं पे बोलती है क्वैग कि ये बताओ कि इतने सारे सुपर हीरोज़ के मौजूद होने के बावजूद, म्यूटेंट्स होने के, पुलिस, FBI एजेंट्स, फायरमैन और इन सब के होने के बाद भी तुम एक टीम बनाना चाहते हो कैटरपिलर्स की। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तो वो पूछती है कि ऐसा क्यों। तो वो बोलता है क्योंकि इसीलिए हम अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते और ये बच्चे, ये कैटरपिलर्स, इनको कोई भी नहीं जानता है, हम इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। कहावत है ना, तुम चाहते हो अगर तुम्हारा सेब ना सड़े तो उसको ज़मीन से उठाने के बजाय पेड़ से तोड़ा करो। तो वो बोलती है कि बिल्कुल बिल्कुल पेड़ से तोड़ा करो। लेकिन बाय द वे निक, ये तुम्हारा सबसे गंदा डिस्गाइज था आज तक का। और इस तरह हम ब्रॉन्क्स के अंदर शिफ्ट होते हैं। वहीं पे एक आदमी हम देखते हैं कि बच्चे के साथ होता है और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो बोलता है कि नहीं, मैं बस ऐसे ही। तो बोलता है कि बॉय, मैंने तुमसे कहा था ना कि स्कूल के बाद तुम सीधा घर आओगे और कहीं भी नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी हर वक्त चिंता करते रहूं क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। तो वो बोलता है कि अगर आप जब मेरे लिए घर पे होते ही नहीं है तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पे बेसिकली हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एरीज होता है। और आपको याद होगा एरीज वाली सीरीज में हमने उसके बेटे से मिले थे, ये उसका बेटा है। और एरीज बोलता है कि बच्चे मेरी बात सुनो, अब मैं एक अवेंजर बन गया हूँ और मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कब और कहाँ जाना पड़ जाए। हमारा काम जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और मुझे कभी भी किसी भी वक्त जाना होता है। और तुम्हें जो है अब सबक सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से अपने फादर को रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो बच्चा बोलता है जैसे वो अपने फादर को रिस्पेक्ट करते थे बिल्कुल वैसे ही ना। और यहाँ से एरीज को लग जाती है 64 पे और उसकी हटती है और वो गुस्से से उसको छोड़ के चले जाता है। और इसी तरह बेसिकली देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो अकेला बैठा हुआ होता है अपने घर के पास, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं उसको बुली करने की, उसको तंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं और चिढ़ा रहे होते हैं कि तुम्हारा बाप तो तुम्हें हमेशा छोड़ के चले जाता है और इस तरह की बातें वो कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक वो जो है घूर घूर के उनको देख रहा होता है और अचानक वो लड़के जो है चीखते चिल्लाते हुए भागना शुरू करते हैं। तो वहीं पर हम देखते हैं कि कोया आती है और पूछती है कि इस तरह की ज़िंदगी गुजारना तुम्हें कैसा लगता है और तुम चाहो तो किसी को भी देख सकते हो और उसकी हवा टाइट कर सकते हो। तो वो उसको देखते हुए बोलता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन क्वेग अपनी आंखों पे पर्दा डालते हुए बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, वो आंखें मुझ पे चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो और अगर मेरी मानो तो मेरी नज़र में ये एक बहुत कूलेस्ट सुपर पावर है। तो वो बच्चा पूछा कि तुम हो कौन आखिरकार। तो वो बोलती है कि मैं डेजी हूँ। हे, मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम एलेक्स है ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत रिसर्च करी और मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज़ पता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो डेजी बोलती है मैं जानती हूँ तुम्हारे फादर एरीज हैं, गॉड ऑफ वॉर, सन ऑफ ज़्यूस। तो वो अपना सर हिलाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो वो क्वेग बोलती है कि तुम जानते हो कि ये तुम्हें क्या बनाता है और इसी तरह तुम बनते हो फोबोस, जो कि गॉड ऑफ फियर है, सन ऑफ एरीज, ग्रैंड सन ऑफ ज़्यूस। तो बोलता है कि फोबोस, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तुम एक 10 साल के बच्चे हो जिसके अंदर जो है गॉड की पावर है। ये बहुत ज़्यादा कूल नहीं हुआ तो और क्या हुआ? और इस बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। क्या तुम्हें पता था इस बारे में? तो बोलता है कि अच्छा, तभी मुझे अब समझ में आया कि मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ से डेजी ने जो है, यानी कि निक फ्यूरी ने जो है इसके बच्चे के ऊपर काफ़ी टाइम से नज़र रखी हुई थी और डेजी ने, और इसी तरह डेजी जो है उसको रिक्रूट करना चाहती है अपनी टीम के लिए। और यहाँ से हम सैन जॉन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे कुछ लोग पिकनिक वगैरह पे आए हुए होते हैं। एक लेडी यहाँ पे घूम रही होती है और अचानक एक आदमी आता है और उसका बैग छीनते हुए भागना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं अचानक वो लेडी जो है भागते हुए जाती है बहुत स्पीड से उसका पीछा करने के लिए, लेकिन वो अचानक बहुत ज़्यादा हाइपर स्पीड को एक्सेस कर लेती है और उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है। और वो देखती है कि वो बेसिकली सैन जोस से एक दूसरे शहर पहुंच गई होती है एक झटके के अंदर। और वो परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। लेकिन अचानक दोबारा वो जो है खड़े खड़े बहुत तेज़ दोबारा भागना शुरू कर देती है और वो पानी के ऊपर भी चल रही होती है और यहाँ तक कि उसके जूते भी फट जाते हैं और वो अगले पल दोबारा उसी जगह पर आके खड़ी हो जाती है। और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसके कपड़े भी जो है वो जल रहे होते हैं आग की तरह। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि डेजी उसके पास आती है और बोलती है, हाय, तुम्हारा नाम रॉड्रिगर्स है ना? क्योंकि मैं डेजी हूँ। और वेल, मैं तुम्हें शायद इसी के बारे में बताने के लिए यहाँ पे आ रही थी। लगता है तुम उससे पहले पता कर चुकी हो। तुम जो हो काफ़ी तेज़ भाग सकती हो। तुम्हारी बॉडी जो है इस वक्त एक स्लिंग शॉट की तरह काम की थी। तुम जिस जगह से निकली थी उसी जगह वापसी स्लिंग शॉट होकर आ गई हो। तो वो बोलती है कि क्या तुम ये सारी बातें क्या कर रही हो? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या क्या तुम मुझे कुछ बताओगी? तो वहाँ पर डेजी बोलती है, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे डैड कौन थे? तो बोलती कि नहीं, मुझे तो नहीं पता इस बारे में। क्या तुम जानती हो? तो बोलती कि हाँ, मैं तो जानती हूँ। तुम्हारे डैड का नाम जॉनी हॉर्टन था, द ग्रिफिन, और उनके पास भी कुछ पावर्स थी। तो वो बोलती कि अच्छा, मतलब मैं समझ गई, मैं भी एक म्यूटेंट हूँ। तो बोलती कि हाँ, तुम म्यूटेंट हो, लेकिन इससे तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। तो वो बोलती इसका मतलब ये है कि मेरे डैड जो थे बहुत मेस्ड अप पर्सन थे और उसी की वजह से मैं भी एक मेस्ड अप पर्सन बनने वाली हूँ। तो बोलती कि वेल, तुम जो मुझे बात कह रही हो वो अभी आधा गिलास है, आधी बात तुम ठीक कह रही हो और आधी नहीं। तो वो पूछती है, वेल, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आखिरकार तुम हो कौन और मेरा पीछा करती हुई यहाँ तक कैसे आ गई? तो वो बोलती कि वेल, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी, तुम्हारा पीछा कोई और कर रहा था और उसने मुझे यहाँ पे भेजा क्योंकि वो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो वो बोलती कि अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वो चीज़ दोबारा कर सकती हूँ?
तो वो बोलती है कि इसको पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें एक ओपन स्पेस में जाना होगा। यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं एटलांटा जॉर्जिया के अंदर, और बेसिकली एक आदमी जो है वहाँ पे शॉप लिफ्टिंग कर रहा होता है, जिसको वो बैठ के देख रही होती है। लेकिन वहाँ पे कैश काउंटर पे जो आदमी बैठा होता है वो कुछ भी नहीं बोलता, और बोलती है वो कि अच्छा तो तुम आप लोगों को ऐसी चीज़ें चुराने दोगे। तो बोलता क्या तुमने भी कुछ चुराया है? तो वो बोलती है कि मैं यहाँ पे काम नहीं करती, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं इसको ज़रूर रोकती। तो वो आदमी बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मेरी तनख्वाह कितनी है? मुझे जितनी तनख्वाह दी जाती है मैं उतनी ही एफर्ट दिखाऊंगा। मिनिमम वेज इक्वल्स टू मिनिमम एफर्ट। तुम्हें तनख्वाह की पड़ी है जबकि तुम्हारे पास तो सुपर पावर्स भी हैं। तो वो एकदम अचानक अपने काउंटर से खड़ा होता है और बोलता है कि हु द हेल आर यू? बोलती है कि मैं तुम्हारी सिर्फ एक फ़ैन हूँ जेटी, क्या तुम वो मुझे करके दिखा सकते हो जो तुम करते हो? तो वो बोलता है कि श्योर बेबी। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक गली के अंदर जाते हैं जहाँ पे वो जो है एक चेन उसको देती है, और बेसिकली जब वो चेन को पकड़ता है तो वो आग की हो जाती है। लेकिन वो बोलता है कि ये बताओ कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि मैं ये कर सकता हूँ? क्या तुमने मुझे इससे पहले करते हुए देखा था ये? तो वो बोलती कि नहीं, लेकिन मैं जानती थी कि तुम ये सब कर सकते हो। तो वो बोलती क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर कौन थे? तुम्हारे ग्रैंडफादर जो थे वो ओरिजिनल गोस्ट राइडर थे, द फैंटम राइडर, और इसी की वजह से तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ के अंदर ये शक्तियाँ हैं। और वो बोलते कि वेल ये तो एक बहुत बैड है सीन हो गया, ये तो काफ़ी ऑसम हो गया है कि मैं भी अब एक सुपर हीरो हूँ। और वो बोलती कि वेल मैं तुमसे ये सारी चीज़ें वापसी लेने के लिए आई हूँ। तो बोलते हैं कि क्या मतलब, तुम कोई बुरी आदमी हो? तुम हाइड्रा से तो नहीं हो, कोई मुझे रिक्रूट करने के लिए आई हो? तो वो बोलती है कि तुम्हें अपने ग्रैंडफादर के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम जानते हो कि हाइड्रा कौन है। वाह भाई वाह। तो वो बोलता है कि मैंने हिस्ट्री चैनल बहुत ज़्यादा देखा है और मैं अपने डैड से कभी मिला ही नहीं, तो ग्रैंडफादर के बारे में कैसे जानता? तो वो बोलते कि खैर मैं जो हूँ हाइड्रा से नहीं हूँ। तो वो बोलता क्या तुम शील्ड से हो? क्योंकि मैं जानता हूँ शील्ड और हाइड्रा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तुम तो बात समझती होगी ना। तो वो बोलती कि नहीं मैं शील्ड से भी नहीं हूँ। तो बोलता है कि एम से? तो बोलती कि भाई तुम्हें सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है क्या? तो बोलता है कि मैं जो हूँ हिस्ट्री चैनल बहुत गौर से देखता हूँ, मैं सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखता हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो बोलती है मैं जो हूँ सिर्फ लाइफ के साथ हूँ, हम लोग जो है इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। तो बोलता है कि बस रुक जाओ, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, तुम मुझे एक्चुअली क्या कहना चाहती हो ये बताओ कि इस सब में कुछ पैसा वैसा मिलने वाला है या नहीं। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं एक्स फैक्टर इन्वेस्टिगेशंस यानी म्यूटेंट टाउन के अंदर, और हम देखते हैं यहाँ पे बेसिकली डेजी जो है मिलने आती है एक लड़की से, और उससे वो मिलने से पहले वो बोलती है कि हाय मेरा नाम लायला मिलर है, तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना? वो बोलती कि हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? तो बेसिकली आपको याद होगा लायला मिलर कौन है, इसको हमने एक्समैन मसाया कॉम्प्लेक्स वाली सीरीज में भी देखा था, और ये बेसिकली हाउस ऑफ एम की सीरीज में पैदा हुई थी। इसके पास कुछ सुपर पावर्स ऐसी हैं कि ये पहले से बातें जान लेती है, और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे रिक्रूट करने के लिए आई हो और ये बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन देखो मेरे पास फ्यूचर में कुछ ऐसे मिशन है जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे वहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये बात कर रही है इस वक्त मसाया कॉम्प्लेक्स वाले इशू की, जहाँ पे वो जो है जेमी के साथ यानी मल्टीपल मैन के साथ फ्यूचर में जाती है और वहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो बोलती है कि वेल तुम तो मुझे डरा रही हो, आखिरकार तुम ये सब जानती कैसे हो? तो बोलती है ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, और तुम्हारी लिए अच्छी खबर यह है कि तुम आगे जाके बहुत ज़्यादा नाम कमाने वाली हो सकता है और हो भी नहीं सकता, लेकिन इससे पहले जो तुम बहुत कुछ खोने वाली हो, ये बात मेरी याद रखना। तो बोलती है कि आखिरकार तुम्हें ये सब पता कैसे है? तो बोलती है कि आई नो स्टफ, और तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इस तरह वो चले जाती है वहाँ से, और ये बेचारी क्वैक सोच में पड़ जाती है आखिरकार ये चीज़ थी तो क्या चीज़ थी। हम यहाँ से ग्रीनविच विलेज के अंदर शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी जो है डॉक्टर स्ट्रेंज के घर यानी सैंक्टम सैंक्टोरियम के बाहर खड़ा हुआ होता है, और वो वहाँ पे बेसिकली घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतनी देर में क्वैक आती है और वो बोलती है कि तुम डॉक्टर से मिलने के लिए काफ़ी दूर चले आए। तो वो बोलता है कि हे मुझे इस बारे में नहीं पता था कि वो अपनी दुकान बंद कर चुके हैं। तो बोलती है कि तुम ऑल द वे फ्रॉम हवाई यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आ रहे हो, ऐसा क्या काम था तुम्हें? तो बोलती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता? तो वो बोलती है क्योंकि भाई मैं तुमसे मिलने के लिए हवाई गई थी, लेकिन मैं जब वहाँ पहुँची तो तुम ऑलरेडी प्लेन में बैठ चुके थे और इसीलिए मेरी थोड़ी सी ख्वारी हो गई। तो बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो? क्या ये किसी किस्म का टेस्ट है? प्लीज़ देखो, प्लीज़ तुम डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलो मुझे उनकी मदद की ज़रूरत है, मेरे पास भी कुछ मैजिक से रिलेटेड कनेक्शंस हैं, वो मुझे समझ सकते हैं। मेरे फादर अपने पीछे एक बुक छोड़ के गए थे और वो ऐसी लैंग्वेज में जिसको मैं समझ भी नहीं पाता, पढ़ भी नहीं पाता। तो वो बोलती कि ये कोई टेस्ट नहीं है, ना ही कोई मैजिक चीज़, मेरा नाम डेजी जॉनसन है और मैं तुमसे हवाई मिलने गई थी ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। और तुम्हारे फादर एक ड्यूड थे जिसका नाम डॉक्टर ड्रूड था। ये तुम्हारे अंदर जो है कोई वो मैजिक नहीं है, वो वेल तुम्हारे फादर का डीएनए है, और वो डीएनए मॉन्स्टर से रिलेटेड हो रहा, तो ये मैजिक और केमिकल दोनों मिक्स हो गए और इसीलिए हम तुम्हारी तलाश कर रहे थे ताकि हम तुम्हारी इसमें मदद कर सकें। तो वो मुस्कुराते हुए डेजी को देखता है और गले लगा लेता है और बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं जो हूँ अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो उसको ज़ोर से गले लगा लेता है। तो वो बोलती कि चलो बस बहुत हो गया, अब हमें चलना होगा। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं एक आदमी के पास जिसका नाम जेरी स्लेज होता है, और वो जेल के अंदर मौजूद होता है, और वहाँ पे पुलिस वाला के बोलता है कि जेरी तुम्हारी बेल हो चुकी है। तो बोलता है कि सच में? कौन है वो जिसने मेरी बेल कराई? और बाहर खड़ी होती है डेजी और बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। तो वो पूछता है कि तुम कौन हो? तो बोलती है ज़रा शांत हो जाओ, मैंने तुम्हारी बेल कराई है।
और 1-2 दिन के अंदर तुम्हारा रिकॉर्ड भी मिटा दिया जाएगा। ऐसा लगेगा कि तुम इस फाइट के अंदर कभी मौजूद ही नहीं थे और ये फाइट तुमने कभी शुरू ही नहीं की थी। तो बोलता है कि मैंने इस फाइट कभी शुरू भी नहीं की थी। वो बोलती है हाँ मुझे तुम्हारी सारी बातों की समझ है, इसी वजह से मैंने तुम्हें छुड़वाया है, लेकिन तुम्हें पुलिस वालों को नहीं मारना चाहिए था। तो वो बोलता है कि पुलिस वाले ने पहले मुझ पर हाथ उठाया था। तो बोलती है हाँ ये बात भी मैंने तुम्हारी देख ली थी। तो बोलती है कि तुम आखिरकार हो कौन। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं निक फ्यूरी के सेफ हाउस के अंदर, जिसकी लोकेशन क्लासिफाइड है। और बेसी डेसी जो है इन सारे मेंबर्स को लेकर आई होती है निक फ्यूरी के पास। और रॉड्रिगस पूछती है कि बताओ अब हमें क्या करना है। निक फ्यूरी बोलते हैं कि अब तुम लोग सिर्फ वही करोगे जो मैं तुमसे कहूँगा। तुम्हारी ज़िंदगी का हर एक दिन ऐसा ही गुजरेगा जैसा मैं चाहूँगा। जो मैं कहूँगा तुम लोगों को वही करना होगा, और अगर तुम लोग नहीं करोगे तुम मारे जाओगे। ये कोई धमकी या टेस्ट नहीं है, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको तुम जितनी जल्दी मान लो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब तुम जिंदगी के जितने भी दिन गुजारने वाले हो इस अर्थ के ऊपर, उसके जरिए जो हो तुम इस दुनिया के अंदर एक बेहतरी का एक कदम उठाओगे। तुम्हारी वजह से ये दुनिया बेहतर से बेहतर बनती जाएगी हर एक दिन। और इसके लिए मुझे सबसे पहले तुम लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। और ये बताओ क्या तुम में से कोई जानता है कि स्क्रल्स क्या होते हैं। और इसी तरह बेसिकली हम देखते हैं कि निक फ्यूरी जो है अब इस टीम की मदद लेंगे, इनको ट्रेन करेंगे और स्क्रल के खिलाफ इनको ही इस्तेमाल करेंगे अपने लिए लड़ने के लिए। क्योंकि निक फ्यूरी इतने टाइम से जो गायब थे वो बेसिकली डेजी जॉनसन यानी क्वेक के साथ ये कर रहे थे, क्योंकि उनका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से चला है कि इन हीरोज़ के बारे में, इन बच्चों के बारे में कोई भी नहीं जानता है। और स्क्रल वालों को भी इस बारे में नहीं पता होगा तो वो इनको कॉपी कर ही नहीं सकते हैं। टू बी कंटिन्यूड।